हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कोची-रीमान इक्वेशन की। ठीक है, तो कोची-रीमान इक्वेशन क्या कहती है और कोची-रीमान इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली कोची-रीमान इक्वेशन ये बताती है, सिंपल सी बात, कि कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन को बताती है, सफिशिएंट को नहीं बताती। सिंपल नेसेसरी कंडीशन। तो कोई भी फंक्शन हमारा, जिसमें लिखा है यहाँ पर कि नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड इक्वल टू, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। अब रियल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात हो रही है कि कोई भी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है किसी फंक्शन एफ जेड के लिए टू बी एनालिटिक इन अ डोमेन डी इज दैट इट सेटिस्फाई द कोची-रीमान इक्वेशन। तो कोची-रीमान इक्वेशन क्या है? ये दोनों जो लिखी हुई है कोची-रीमान इक्वेशन है। ठीक है, ये भी कोची-रीमान इक्वेशन है, ये भी कोची-रीमान इक्वेशन है। तो अगर ये कोची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन, तो ये नेसेसरी कंडीशन हो जाती है कि फंक्शन इज टू बी द एनालिटिक फंक्शन। ओके, सो अब ये एनालिटिक क्या है? हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में अपने। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ, कोई फंक्शन है हमारे पास, अगर वो किसी एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और इस पॉइंट पे डिफरेंशियल में होने के साथ साथ तो वो इसकी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है, इसकी नेबरहुड के सभी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है, डिफरेंश मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे काम नहीं चलेगा, पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो और उसकी एक नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो, तो हम कहेंगे कि हमारा ये फंक्शन एनालिटिक है। अब इसे एनालिटिक है चेक कैसे करें? उसके लिए कोची-रीमान इक्वेशन है। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन में अगर सिंपल से आप एक डेफिनेशन के तौर पे इसको समझना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि लेट कर लें कि एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, जो किसी डोमेन में डिफाइन है, किसी डोमेन डी में डिफाइन है, देन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट द पॉइंट, कोई पॉइंट मान लेते हैं जेड नॉट। ठीक है, किसी पॉइंट जेड नॉट के ऊपर किसी डोमेन डी में, ठीक है, वो किसी पॉइंट, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल ना हो बल्कि एक उसकी नेबरहुड के अंदर भी डिफरेंशिएबल हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, हालांकि एनालिटिक फंक्शन डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ दोबारा से इसको नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं एक बेसिक डेफिनेशन आपके लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको, कि इससे आपको थोड़ा इजी हो जाए समझना कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। सो ऐसे लिख लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, तो से लेट कर लेते हैं कि एफ जेड, let fz be a single valued function, be a single valued function। ठीक है, अगर fz कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है और ये डिफाइन कर लेते हैं इसको, डिफाइन डिफाइंड इन अ डोमेन, मान लेते हैं इन अ डोमेन, किसी एक डोमेन डी में डिफाइन है। ठीक है, देन देन fz is said to be is said to be analytic, is said to be analytic, is said to be analytic किसी एक पॉइंट के ऊपर, एट ए पॉइंट मान लेते हैं कुछ, एट अ पॉइंट z नॉट, इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक होगा। ये पॉइंट कहाँ का है? ऑफ डोमेन डी, जो हमने यहाँ डी लिखा ना, इसी डी का ये कोई पॉइंट है z नॉट, तो ये इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होगा if it differentiable not only the point z naught but its neighborhood also। ठीक है, सो लिख लेते हैं इस बात को भी हम, कैसे लिखें? if it is differentiable, if it is differentiable not only at z naught but in a neighborhood of, but in neighborhood of, इन शॉर्ट लिख दिया एनबीडी, नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जेड नॉट। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक पॉइंट, इसको एक को हम जेड नॉट लिख लेते हैं, सिर्फ जेड नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल ना हो बल्कि इसकी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है। ओके, आई होप ये एनालिटिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एनालिटिक फंक्शन, कोई गिवन फंक्शन है, उससे पूछे कि भाई ये एनालिटिक है या नहीं है, तो उसके लिए कैसे चेक करें? उसके लिए हमारे पास कोची-रीमान इक्वेशन है, लेकिन कोची-रीमान इक्वेशन सिर्फ नेसेसरी कंडीशन को बताती है, सफिशिएंट को नहीं बताती। सफिशिएंट कब होगा? कि अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स, अगर ये कंटिन्यूअस भी हो, अगर ये कंटिन्यूअस भी हो और कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा फिर एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, सो
तो कोची-रीमान इक्वेशन में तो बस आप इतना याद रख सकते हैं कि ये हमारी कोची-रीमान इक्वेशन है और ये नेसेसरी कंडीशन है किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। अब बात कर लेते हैं सफिशिएंट कंडीशन। हालांकि मैं बता चुका हूँ सफिशिएंट कंडीशन की अगर एक आप प्रॉपर वे में एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख लें कि कोई भी मतलब हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, अगर वो मतलब ये क्या है, ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन है एनालिटिक होने के लिए। तो चलिए लिख भी लेते हैं इस बात को, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्या नाम लिखें, एफ जेड लिख लेते हैं, एफ जेड टू बी एनालिटिक। सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड, वो हमारा क्या होना चाहिए, जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव लिखे हैं हमने, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये कंटिन्यूअस भी होने चाहिए साथ साथ। ठीक है, तो अपना एक काम ये करो कि यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, इसको जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम शॉर्ट में यू एक्स लिख सकते हैं और डेल वी अपॉन डेल वाई को शॉर्ट में वी वाई लिख सकते हैं, एंड इसी को हम डेल यू अपॉन डेल वाई को लिख सकते हैं यू वाई ऐसे नोटेशन के तौर पे, और माइनस के इसको लिख सकते हैं वी एक्स। सो सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाएगी, सफिशिएंट कंडीशन ये हो जाएगी किसी फंक्शन के लिए कि हमारे पास ये जो कोई भी सिंगल वैल्यू फंक्शन है वो एनालिटिक होगा इफ द पार्शियल डेरिवेटिव, जो ये पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास यू एक्स, और क्या था हमारे पास एक और हमने लिखा था अभी यू एक्स के बाद वी एक्स और यू वाई लिखा था एक, और एक लिखा था हमने वी वाई, ये चारों के चारों जो हैं, ठीक है, ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये एग्जिस्ट करें एंड कंटिन्यूअस हो एंड आर कॉन्टिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस चेक करने का एक अलग प्रोसीजर है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं। कुछ तो पोलिनोमियल होते हैं, ये तो उन्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो डायरेक्ट हम मान लेंगे, वो होते ही कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल हो गए जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, ये गिवन है, सारे सारे कंटिन्यूअस होते हैं, इनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए एंड कंटिन्यूअस होने चाहिए, एंड क्या हो जाएगा कि कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड satisfy the Cauchy-Riemann equation, satisfy the CR equation, Cauchy-Riemann equation। Cauchy-Riemann equation का मतलब क्या हो गया कि ux इक्वल टू कितना लिखा था मैंने यहाँ पर अभी, ux इक्वल टू वी वाई, ux इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस के वी एक्स। ठीक है, ये हो गई सफिशिएंट कंडीशन। तो क्या होगी सफिशिएंट कंडीशन की फंक्शन हमारे कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो, और साथ साथ जो यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई है ये कंटिन्यूअस हो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसको समझने के लिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये कंटिन्यूअस होगा या किस तरह से नहीं होगा। तो मैं कोई एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक फंक्शन गिवन है एफ जेड इक्वल टू, मान लेते हैं कोई फंक्शन गिवन है एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई, या कॉस हाइपरबोलिक वाई ले लेते हैं ताकि और आसान हो जाए हमें, और आयोटा टाइम्स ऑफ ले लेते हैं कॉस एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक वाई। ये कोई फंक्शन गिवन है। अब ये बताइए कि ये एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, अब ये एनालिटिक है या नहीं है इसके लिए कैसे चेक करेंगे, पहले हम इसमें देखें, अगर हम इसको जनरल जो हमारा फंक्शन होता है उससे कंपेयर करें, अगर हम जनरल फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ये होता है एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई, मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी है, अगर इस फंक्शन से हम कंपेयर करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे, इसकी 1 की अगर हम 2 से कंपेयर करें, जनरल इक्वेशन हमारी ये 2 वाली है, मतलब जनरल फंक्शन हमारा ऐसे लिखा जाता है, तो यू एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये तो यू एक्स हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई एंड v ऑफ एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x एंड साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है बात, ये क्लियर हो गया। ये यू एक्स वी एक्स कैसे पहले लेते हैं, अब यू एक्स और वी एक्स हमने इसमें से अलग कर लिए। अब ये देखो, ये साइन एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक वाई एंड वी कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई,
ये तो आप चाहे चेक करो या ना करो, लेकिन कंटिन्यूस होते ही होते हैं। साइन एक्स फंक्शन, कॉस एक्स फंक्शन, ये कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यू एक्स एंड वी एक्स है, दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे पास, कंटिन्यूस हो गए। भाई साइन एक्स कंटिन्यूस, कॉस हाइपरबोलिक कंटिन्यूस, कॉस कंटिन्यूस, साइन हाइपरबोलिक कंटिन्यूस। तो जब ये कंटिन्यूस मल्टीपल कंटिन्यूस, ये भी मल्टीप्लाई में कंटिन्यूस, तो इसका यहाँ से क्या इंप्लाइज हो गया, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप वैसे समझ लो, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई both are vxy both are continuous, ठीक है। हम लिख सकते हैं वी नो डैट ये कंटिन्यूस होते हैं, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। चलो कंटिन्यूस तो हो गया, मतलब सफिशिएंट वाली कंडीशन तो हो रही है। अब अगर ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे जो हमारा ये फंक्शन गिवन है ना, ये एनालिटिक है, अदरवाइज है नहीं फिर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। चलो भाई बताओ कितना होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ से यू एक्स बराबर ये, तो कितना हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, भाई साइन का सीधा सा कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये तो एज इट इज रहेगा कॉस हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। अब फाइंड करिए क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लिया आपने, डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड कर लो। डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो अब विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं इसका, तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा ये वाला, कॉस हाइपरबोलिक का होता है साइन हाइपरबोलिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई, इसका तो कहानी खत्म। अब आते हैं वी वाले पे, अब फाइंड करो डेल वी अपॉन डेल एक्स कर लेते हैं पहले, डेल वी अपॉन डेल एक्स, देखो करते हैं। तो साइन का ये कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और ये साइन हाइपरबोलिक वाई एज इट इज रहेगा। और फिर करते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई करते हैं लास्ट में, चारों पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हमने। तो डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये कॉस तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर कॉस एक्स, और साइन हाइपरबोलिक वाई का हो जाएगा कितना, कॉस हाइपरबोलिक वाई, कॉस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। चारों देख लिए, तो जरा देखना ध्यान से, मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं लिख रहा हूँ बल्कि यहीं कॉर्नर में लिख देता हूँ इस बात को। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना होता है कोची-रीमान इक्वेशन के अकॉर्डिंग, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा, और डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा, और डेल वी अपॉन डेल वाई कहाँ है, डेल वी अपॉन डेल वाई ये रहा, ये देखो ये दोनों इक्वल है। हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, इन चारों को हमने नाम दे दिया सपोज कुछ समझने के लिए अपने थ्री, फ्रॉम थ्री फ्रॉम थ्री फ्रॉम थ्री वी सी डेट, फ्रॉम थ्री वी सी डेट व्हाट वी सी डेट, हमें देखते हैं यहाँ पर कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आ रहा है हमारे पास डेल वी अपॉन डेल वाई के, देखो दोनों सेम है ना, यहाँ पर कॉस एक्स कॉस, यहाँ पर भी कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई ये वाला, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सी आर इक्वेशन होती है, तो इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और कंटिन्यूअस भी है जैसे मैंने बताया, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं अपने डोमेन में, ठीक है। तो कंटिन्यूअस भी है और कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन था हमारे पास एफ जेड, ये क्या हो गया हमारे पास, एनालिटिक फंक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे हम चेक करते हैं, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड हम, जिसमें हम, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि हम एफ एक्स इक्वल टू या एफ जेड इक्वल टू लेते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं, एफ जेड इक्वल टू लेते हैं एक्स वाई प्लस और आई वाई। ये देखो ये बता, ये ने क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये गिवन जो हमारे पास फंक्शन है एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। अब एनालिटिक होने के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस हो, ऐसा तो हो सकता है फंक्शन कंटिन्यूअस हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एनालिटिक हो, फंक्शन कंटिन्यूअस होने के बाद एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो क्या करें इसके लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर, सबसे पहले हम इसको अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, u एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एक्स वाई एंड वी एक्स वाई, अगर हम जनरल फंक्शन इसकी कंपेयर कर रहे हैं ना, तब ये किसके बराबर, ये है यहाँ पे कितना है इसकी वैल्यू वाई, ठीक है, समझ रहे हो ना बात, ये क्योंकि हमने इससे कंपेयर करा है इसका एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी एक्स वाई, इससे हमने कंपेयर किया है इसका, ठीक है। सो ये आ गया, चलिए। तो अब देखो
ये पोलिनोमियल है, एक्स वाई में पोलिनोमियल है, ये वाई में पोलिनोमियल है, और ये सब के सब क्या होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं, साइन एक्स कोसाइन सभी कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है बात, क्योंकि हम लिख भी सकते हैं सिंस यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई इक्वल टू वाई आर पोलिनोमियल्स। सो ये क्या इंप्लाइज करता है, इसको पोलिनोमियल होने की वजह से क्या हो जाएंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है, पोलिनोमियल है तो यू एक्स एंड वी एक्स आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, ये कंटिन्यूअस हो गए। अब कंटिन्यूअस तो हो गए, लेकिन अब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे या नहीं, इसको और देख लेते हैं। तो सी आर इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करके रख लो। कितना हो जाएगा भाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे तो वाई आएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा। फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ तो है ही नहीं एक्स तो जीरो। डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे तो कितना आएगा, वन। ठीक है, अब हम यहाँ से देखें कि डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल डेल वी अपॉन डेल वाई, जो हमारी सी आर इक्वेशन की कंडीशन है, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, क्या ये बराबर है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई कितनी वैल्यू, वन। सो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है कि गिवन फंक्शन एफ जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई इज नॉट एनालिटिक, इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया हो कैसे हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी आर इक्वेशन कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। ओके, सो और ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आप किसी भी बुक से कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, चेक करने के लिए कि गिवन फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। अभी जो हमने बात करी है ये सिंपल बात है हमारे पास जब हम कार्टेशियन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पोलर फॉर्म में देखें तो उसके लिए भी है सेम यही, उसमें भी एक पोलर फॉर्म के लिए भी हमारे पास एक सी आर इक्वेशन होती है, उसको सेटिस्फाई करना होता है, वो आर और थीटा में होती है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। Okay guys, thank you so much again.